हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गेन ब्रेन विद हिमांशी ऋषि। एंड आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि रहने वाले हैं टीजीटी पीजीटी इंग्लिश के लिए। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एचएसएससी टीजीटी इंग्लिश स्क्रीनिंग, उसके लिए ये वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। सो दिस इज़ बेसिकली द प्रैक्टिस सेट नंबर 5, जिसके अंदर हम बहुत सारे लिटरेचर, ग्रामर, सिनोनिम, एंटोनिम्स एंड फिगर ऑफ स्पीच, राइटिंग कॉम्पोजिशन के भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को आप ज़रूर एंड तक देखिएगा सो दैट यू डोंट मिस ऑन टू एनी इंपॉर्टेंट थिंग और एनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मोर ओवर, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं या फिर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, please do subscribe it. Now let's get started with the questions. So the first question we have is, name the first English poetry. हमारा HSSC TGT इंग्लिश स्क्रीनिंग में एक टॉपिक है पोइट्री, नोवेल और शॉर्ट स्टोरी। सो बेसिकली आपको इनकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए और फर्स्ट नॉवल या फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी, फर्स्ट पोइट्री का नेम भी पता होना चाहिए। सो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है इंग्लिश पोइट्री फर्स्ट कौन सी थी। 4 ऑप्शंस दिए हैं। सो जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज हिम ऑन द क्रिएशन। ये हमारा करेक्ट आंसर है, हिम ऑन द क्रिएशन। और ये किसके द्वारा लिखी गई है, मीन्स फर्स्ट इंग्लिश पोएट कौन है, उसका भी हमें आंसर बताना है। सो वो अभी हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि फर्स्ट इंग्लिश पोएट कौन थे या फिर हिम ऑन द क्रिएशन किसने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फर्स्ट इंग्लिश पोएट। फर्स्ट इंग्लिश पोएट कौन से थे? कैडमन, चॉसर, ड्राइडन, जॉनडन। आई होप इसका आंसर काफ़ी बच्चों को पता होगा। सो जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, कार्डमन। कोई भी बच्चा चौसर के बीच में कंफ्यूज नहीं होगा। चौसर इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, बट जो हमारे फर्स्ट इंग्लिश पोएट थे वो है कार्डमन। सो हेयर द करेक्ट आंसर विल बी द ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज कॉल्ड द पोइटिकल सन ऑफ स्पेंसर। बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफ़ी एग्ज़ाम्स में पूछा गया है, स्पेशली यूपी टीजीटी पीजीटी में, DSSB में भी पूछा गया ये क्वेश्चन। सो पोएटिकल सन ऑफ स्पेंसर किसे बोला गया है? 4 ऑप्शंस दिए हैं, जॉन मिल्टन को, वर्ड्सवर्थ को, टेनिसन को या फिर लॉर्ड बायरन को। सो पोएटिकल सन ऑफ स्पेंसर बोला गया है जॉन मिल्टन को। सो हेयर द आंसर विल बी दी ए ऑप्शन। और इन्हें पोएटिकल सन ऑफ स्पेंसर क्यों बोला गया है? बिकॉज ये स्पेंसर से बहुत बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। ठीक है, मतलब स्पेंसर के वर्क से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ डिकिंस नॉवल ओपन्स विद द फॉलोइंग लाइन्स? इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम। डिकिंस बहुत वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर्स ऑफ विक्टोरियन एरा के अगर आप सबसे इम्पॉर्टेंट राइटर देखो, सबसे पहले चार्ल्स डिकिंस का ही नाम होगा। तो इस कौन सा ऐसा डिकिंस का वर्क है जिसकी ओपनिंग लाइंस ये है, इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स। बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस है, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने लिया है। अगेन 4 ऑप्शंस आर गिवन, चारों ही वर्क डिकिंस के हैं। सो पिकविक पेपर्स, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, ओलिवर ट्विस्ट या फिर अ टेल ऑफ 2 सिटीज। सो जो ये लाइंस ली गई है, ये लाइंस ली गई है अ टेल ऑफ 2 सिटीज से। सो हेयर द करेक्ट आंसर विल बी द डी ऑप्शन। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि टेल ऑफ 2 सिटीज में डिकिंस ने किन 2 सिटीज के बारे में बात करी है? सो लंदन और पेरिस के बारे में, इन 2 सिटीज़ के बारे में बात करी है इस नॉवल में, अ टेल ऑफ 2 सिटीज़ में। जैसा कि आपको मैंने शुरुआत में बताया कि ये 5th सेट रहेगा
इससे पहले के जो 4 सेट्स हैं प्रैक्टिस सेट्स, अगर आपने उनकी वीडियोस अभी तक नहीं देखी है, बिकॉज उसमें भी हमने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करे, सो उनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं. सो प्लीज़ डू वॉच दैट एज वेल. इट विल बी beneficial for your exam. Next question. Name the figure of speech in the following lines. The more haste, the less speed. इन लाइंस में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुई है? ये क्वेश्चन यूपी टीजीटी 2013 में आ चुका है. तो पहले हम इन लाइंस का मतलब समझेंगे. हेस्ट मतलब हरी, मतलब बहुत जल्दी जल्दी करना. तो अगर कोई, इस लाइन का मतलब है अगर हम कोई भी काम बहुत जल्दी जल्दी में करेंगे वो उतना ही लेट ख़त्म होगा. अब ये कैसे पॉसिबल है कि जो काम हम जल्दी कर रहे हैं उतना ही लेट ख़त्म होगा? अगर हम कोई भी काम जल्दी करते हैं तो बहुत मिस्टेक्स होती है उसमें, है ना. अगर हम ध्यान से नहीं करते तो जब मिस्टेक्स होंगी हमें उन्हें करेक्ट करनी पड़ेगी, उसमें भी टाइम लगेगा. तो ये बहुत ही एक विटी रिमार्क है, मतलब बहुत ही एक स्मार्ट स्टेटमेंट है. और ये विटी रिमार्क, स्मार्ट स्टेटमेंट किस में आता है? इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच ऑफ एपीग्राम. तो ये एपीग्राम की क्वालिटी है जिसमें विटी रिमार्क, स्मार्ट स्पीच और बहुत शॉर्ट स्टेटमेंट है, बट उसका मतलब बहुत गहरा है. जैसे कि ये अभी हमने पढ़ा, द मोर हेस्ट द लेस स्पीड. सो द आंसर इज ए पार्ट, एपीग्राम. नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the figure of speech when the real meaning is exactly the opposite of the which is expressed by words apparently? कौन सा ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें रियल मीनिंग एकदम ही उसका ऑपोजिट है, मतलब एकदम ही उसका उल्टा है? सो पर्सोनिफिकेशन, एपीग्राम, आयरनी या फिर ऑक्सीमरोन. तो ये हम पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर हमने एक बात बोली और उसका मतलब लेकिन एकदम ही उल्टा है. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था टीचर और स्टूडेंट का, कि एक स्टूडेंट फेल हो गया बट टीचर कह रही है अरे तुमने तो टॉप किया है क्लास में. तो ये हमने एग्जांपल डिस्कस किया था. तो इसका आंसर है सी पार्ट, आयरनी. Next figure of speech is rhetorical. It is a figure of speech in which a question is asked without expecting an answer to stress the emotion. ये एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसके अंदर हम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं बट हम उस क्वेश्चन का कोई भी आंसर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे. हम बस अपने इमोशन को दिखाने के लिए, बहुत स्ट्रॉन्ग वे में अपने इमोशन को दिखाने के लिए हम ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं. इसको हम बहुत ही एक सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि जैसे कि मैं सुबह से काम करी जा रही हूँ और मैं, सामने वाला बंदा मुझे और भी काम बोल रहा है, तो मैं उसको अब गुस्से में आके बोल रही हूँ क्या मैं पागल हूँ कि मैं उससे सुबह से काम करे जा रही हूँ, ठीक है. तो इसमें मैं यहाँ पे कोई भी आंसर एक्सपेक्ट नहीं कर रही सामने वाले से कि वो बोले हाँ या ना, नो. बट मैं अपना इमोशन एक्सप्रेस कर रही हूँ कि भाई मैं सुबह से लगातार काम कर रही हूँ. तो ये इमोशन को अपना स्ट्रॉन्ग वे में दिखाने के लिए हम क्वेश्चन पूछते हैं, बट हम उस क्वेश्चन का कोई भी आंसर एक्सपेक्ट नहीं करते, तो उसे हम बोलते हैं रिटोरिकल. अब यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल दिया है, आर यू क्रेजी. ये एक ऐसा सेंटेंस है जो कि हम बहुत यूज़ करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में. तो कोई भी छोटी मोटी बात किसी की हो जाए गलत तो हम उसे बोलते हैं आर यू क्रेजी. तो मतलब क्या तुम पागल हो, इस लाइन का ये मतलब है. अब हम सामने वाले का ये तो हम आंसर एक्सपेक्ट नहीं करते वो हमें हाँ या ना का जवाब दे. जस्ट हम उसे क्यों बोलते हैं, अपना स्ट्रॉन्ग इमोशन दिखाने के लिए कि तुमने जो भी काम किया है या तुमने जो भी बात बोली है ये बहुत ही इर्रेशनल है, मतलब ये बहुत ही स्टूपिड है. तो इसलिए हम उसे बोलते हैं आर यू क्रेजी, कि हम कोई आंसर उसका एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, हम अपना इमोशन दिखा रहे हैं कि तुमने जो ये बात बोली है ये गलत बोली है, या फिर जो तुम्हारा एक्ट है या जो तुम्हारा एक्शन है ये बहुत ही इर्रेशनल है, ठीक है. फिगर ऑफ स्पीच के ऊपर मैंने 3 से 4 वीडियोस बनाई हैं और जितने भी फिगर ऑफ स्पीच है इंग्लिश पोइट्री में वो मैंने सारे ही डिस्कस कर रखे हैं बहुत सारे सिंपल एग्जांपल्स के साथ. सो उनके भी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, वो भी आप ज़रूर देखिएगा, बिकॉज टीजीटी एसएससी स्क्रीनिंग में ये एक अलग से टॉपिक दिया हुआ है फिगर ऑफ स्पीच से. अगर आप वो वीडियोस देख लेंगे आई डोंट थिंक आपका कोई भी फिगर ऑफ स्पीच का क्वेश्चन गलत हो सकता है. सो फर्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड कॉर्पुलेंट. ये कॉर्पुलेंट वर्ड अभी एनवीएस इंग्लिश के एग्जाम में भी पूछा गया था. सो इम्पॉर्टेंट वर्ड है ये.
पहले हम ऑप्शंस देख लेते हैं, लीन, गॉन्ट, इमानिसिपेटेड या फिर ओबीस। सो आई होप आप मेरे से पहले आंसर दे रहे होंगे। जो कॉर्पुलेंट का मीनिंग होता है वो होता है एक ऐसा इंसान जिसमें बहुत चर्बी हो, जो बहुत फैट हो। इन ऑप्शंस के हिसाब से जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, दैट इज ओबीस। कॉर्पुलेंट का जो सिनोनिम या फिर जो सिमिलर वर्ड है वो है डी ऑप्शन, ओबीस। जो हमारा फर्स्ट वर्ड है लीन का मतलब होता है पतला। गॉन्ट, गॉन्ट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये भी किसी एग्जाम में मैंने देखा है, पूछा गया है क्वेश्चन। गॉन्ट का मतलब भी होता है वेरी थिन, बहुत ही पतला या फिर लीन। ओके, जो सी वर्ड है मैंने इसको इमानिसिपेट बोल दिया था, बट ये है इमैसिएटेड। इमैसिएटेड का मतलब भी होता है वेरी वीक, थिन। तो मतलब थिन, लीन, वेरी वीक। लीन, गॉन्ट, इमैसिएटेड ये तीनों ही मतलब सेम है, मतलब कि पतला। वेरास ओबीस और कॉर्पुलेंट सेम है, जिसका मतलब है मोटा। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड इंट्रिम। इंट्रिम का हमें यहाँ पे मतलब बताना है, सिनोनिम बताना है। जो हमारे पास ऑप्शंस है वो है टेम्पररी, इंटरनल, टाइमली या फिर इंटरवल। इंट्रिम का मतलब होता है कुछ टाइम के लिए। जो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा हमारा रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज टेम्पररी। टेम्पररी का मतलब भी यही होता है जो कि परमानेंट ना हो, कुछ समय के लिए हो, कुछ टाइम के लिए हो। जो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, टेम्पररी। इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, यूज़फुल लगी हो, प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, सो दैट ऐसे ही और वीडियोस के साथ मैं सिनोनिम, एंटोनिम्स के साथ मैं आती रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे। जो 9th वर्ड है हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसका हमें सिनोनिम बताना है, एंड दैट इज़ पर्स्पिकेशियस। जो हमारे पास ऑप्शंस है वो देख लेते हैं पहले, बैड, क्लियर, हेजी या फिर श्रूइड। जो पर्स्पिकेशियस का मतलब होता है वो होता है जब आप चीज़ों को ईज़िली, जल्दी से देख के परख लेते हैं या फिर चीज़ों को जल्दी से समझ लेते हैं, उन्हें राइटली जज कर लेते हैं। ये होता है पर्स्पिकेशियस का मतलब। और जो यहाँ पे इसका सिनोनिम रहने वाला है वो रहने वाला है ऑप्शन डी, दैट इज़ श्रूइड। श्रूइड का भी सेम मतलब है कि जब आप किसी चीज़ को देखते हैं आप उसे जल्दी से समझ लेते हैं, परख लेते हैं या फिर जल्दी से जज कर लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं। जो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज़ श्रूइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड एवर्जन। एवर्जन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अभी एस्टेट में भी पूछा गया था और जो NVS का इंग्लिश का एग्ज़ाम था उसमें भी ये वर्ड देखने को मिला था, एवर्जन। द ऑप्शंस आर इनिशियल, लाइकेबल, लेटेस्ट या फिर स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। जो एवर्जन का मतलब होता है वो होता है कि आप जब किसी के प्रति बहुत ज़्यादा हेट्रेड रखे या फिर स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइकनेस रखे, मतलब जब आप किसी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हो, उस फीलिंग को हम बोलते हैं एवर्जन। ऑप्शन ए, इनिशियल का मतलब होता है किसी चीज़ का स्टार्ट होना। लाइकेबल मतलब जब आप किसी को पसंद करते हो, ऐसा व्यक्ति जो पसंद आने योग्य हो। लेटेस्ट का मतलब एकदम नया। और स्ट्रॉन्ग डिसलाइक मतलब जब आप किसी को बिल्कुल नापसंद करते हो, और जो कि मतलब है एवर्जन का। जो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। हेट्रेड भी इसका सिनोनिम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड एम्बुलिश। हमें एम्बुलिश का एंटोनिम बताना है। एंटोनिम मतलब होता है ऑपोजिट। हम ऑपोजिट तभी एम्बुलिश का बता पाएंगे जब हमें उसका मीनिंग पता होगा। बेसिकली जो एम्बुलिश का मतलब होता है वो होता है कि किसी चीज़ को सजाना बाय एडिंग मोर एंड मोर डेकोरेशन। ठीक है, तो आप किसी चीज़ को सजा रहे हैं कैसे, जब आप उसको गहने बना रहे हैं या फिर और ज़्यादा उसे डेकोरेट कर रहे हैं, उसे सुंदर दिखाने के लिए। जो इसका ऑपोजिट रहेगा वो रहेगा आंसर नंबर डी, दैट इज डिसफिगर।
डिसफिगर का मतलब होता है किसी भी चीज़ को ख़राब करना, स्पेशली ये वर्ड यूज़ किया जाता है शक्ल से रिलेटेड. सो किसी की शक्ल ख़राब करना या फिर किसी की ब्यूटी को ख़राब करना. वेयर एज एम्बलिश मीन्स किसी डेकोरेशन ऐड करके किसी ब्यूटी को और एनहांस करना. सो जो यहाँ पे ऑपोजिट रहेगा एम्बलिश का वो रहेगा डिसफिगर. ऑप्शन ए पेरिश का मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना, मतलब किसी चीज़ को ख़त्म करना. बी ऑप्शन डिसआर्म का मतलब होता है किसी के हथियार गिरवाना. किसी को अगर किसी के पास हथियार है तो उसके हथियारों को गिरवाना या फिर उसके हथियारों को छीन लेना. आर्म्स का मतलब आपको पता ही होगा कि हथियार भी होता है. और जो सी ऑप्शन है अडॉन, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये एम्बलिश का सिनोनिम है. अडॉन का मतलब भी होता है सजाना. सो एम्बलिश का जो ऑपोजिट रहेगा, एंटोनिम रहेगा, वो रहेगा डिसफिगर. दैट इज ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड. एनॉमलस. सो जो एनॉमलस का मीनिंग होता है वो मीनिंग होता है कि विभिन्न, मतलब नॉर्मल चीज़ों से हट के अगर कोई चीज़ है तो उसको हम बोलते हैं एनॉमलस. तो मतलब विभिन्न मतलब बहुत सारे, जो कि नॉर्मल से हटकर है, या फिर कोई चीज़ रेगुलर चीज़ से हटकर है, बहुत अलग, तो उसको हम बोलते हैं एनॉमलस. सो हमारे पास 4 ऑप्शंस है, यूजुअल, कनेक्टेड, विशियस या फिर कैपेशियस. सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, यूजुअल. यूजुअल का क्या मतलब होता है? ज़्यादातर. तो एनॉमलस मतलब बहुत ही जो कि नॉर्मल नहीं है, रेगुलर इंटरवल्स पे नहीं है. वेयर एज यूजुअल इसका ऑपोजिट है, मतलब जो कि ज़्यादातर पाया जाता है. ठीक है. बी ऑप्शन है कनेक्टेड, इसका मतलब पता ही होगा. सी ऑप्शन विशियस. विशियस का मतलब होता है क्रूअल. ठीक है, खतरनाक, या फिर किसी के प्रति आप क्रूअल भाव रखो. सो विशियस मतलब क्रूअल. और डी ऑप्शन कैपेशियस. कैपेशियस मतलब जब आपके पास बहुत ज़्यादा कैपेसिटी हो, जैसे कि किसी रूम में, कोई रूम बहुत बड़ा है तो उस रूम में बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है बहुत सारी चीज़ों को रखने के लिए. सो कैपेशियस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा स्पेशियस, बहुत स्पेस होना. नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें एरर फाइंड करना है. मुकुल हैज़ एंड विल ऑलवेज बी माई फ्रेंड, नो एरर. सो इस सेंटेंस में कहाँ पर गलती है वो हमें फाइंड करनी है, या फिर कोई भी गलती नहीं है. सो जो यहाँ पे गलती है वो है हैज़ की. हैज़ की जगह यहाँ पे होना चाहिए था हैज़ बीन. मुकुल हैज़ बीन एंड विल ऑलवेज बी माई फ्रेंड, ना कि हैज़. तो हैज़ की जगह यहाँ पे हैज़ बीन होना चाहिए था. ये टेंसेस से है. सो हेयर द करेक्ट आंसर विल बी दी ए ऑप्शन, बिकॉज ए ऑप्शन में ही मिस्टेक है. नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ने से पहले लेट मी जस्ट टेल यू वन थिंग. अगर आपको इन सभी वीडियोस की PDF नोट्स चाहिए तो उसके लिए मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं. उस चैनल पे मैं अपने सारे वीडियोस के PDF नोट्स भी डालती हूँ. नाउ मूविंग ऑन टू द 15th क्वेश्चन. आई वॉज गॉट डिफीटेड बाय माई बेस्ट फ्रेंड इन द ऑनलाइन टाइपिंग स्पीड टेस्ट, या फिर नो एरर. सो कहाँ पे गलती है? सो जो यहाँ पे मिस्टेक रहेगी वो रहेगी ऑप्शन ए में. आई वॉज गॉट डिफीटेड, ये गलत है. या तो होगा आई वॉज डिफीटेड, या तो होगा आई गॉट डिफीटेड. आई वॉज गॉट साथ में नहीं आएगा वॉज और गॉट. ठीक है. सो इनमें से कोई एक चीज़ यूज़ होती तो ये करेक्ट सेंटेंस बन जाता. सो जो यहाँ पे मिस्टेक है वो ऑप्शन ए में है. या तो वॉज को हटाना चाहिए या तो गॉट को हटाना चाहिए. दोनों में से एक ही चीज़ यहाँ पे यूज़ होनी चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल चिल्ड्रन आर ought to be obedient to their parents. सो कहाँ पे गलती है यहाँ पे? सो जो मिस्टेक रहेगी वो रहेगी ऑप्शन ए में ही.
आर इन्होंने एक्स्ट्रा लगा दिया है, आर को रिमूव कर दो तो सेंटेंस एकदम करेक्ट बन जाएगा। ऑल चिल्ड्रन ऑट टू बी ओबीडियंट टू देयर पेरेंट्स होना चाहिए। सो और इन्होंने एक्स्ट्रा लगा रखा है, सो यही मिस्टेक है। सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोटिस टाइप। हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, हमें बताना है कि इनमें से नोटिस का क्या टाइप है। इससे पहले जो हमने प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चंस करे हैं, बेसिकली हमने वो बहुत लेटर्स के ऊपर करे हैं। फॉर्मल लेटर हो गया, इनफॉर्मल लेटर हो गया। सो आज की इस वीडियो में आपको नोटिस राइटिंग से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और रिपोर्ट राइटिंग से भी। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ नोटिस। ग्रूम वांटेड, ब्राइड वांटेड, लॉस्ट एंड फाउंड या फिर जॉब वांटेड। सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा लॉस्ट एंड फाउंड। नोटिस जो होता है लॉस्ट एंड फाउंड टाइप का होता है, वेयर एज ग्रूम वांटेड, ब्राइड वांटेड, जॉब वांटेड ये क्या है, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। आई होप ये आपको पता ही होगा अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो इफ़ यू नो द आंसर प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि ग्रूम वांटेड, ब्राइड वांटेड और जॉब वांटेड ये किस टाइप का कॉम्पोजिशन है। लेटर राइटिंग है, एडवर्टाइजमेंट है, नोटिस है, रिपोर्ट है, आर्टिकल राइटिंग है, किसका ये एक टाइप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वर्ड लिमिट ऑफ अ नोटिस। हर एक कॉम्पोजिशन का वर्ड लिमिट रहता है, तो हमें बताना है नोटिस का वर्ड लिमिट क्या है। अगेन 4 ऑप्शंस आर गिवन और जो करेक्ट आंसर है आई होप वो सबको पता होगा जो वीडियो देख रहा है, बिकॉज इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। सो जो नोटिस राइटिंग का जो वर्ड लिमिट है वो है 50 वर्ड्स। 50 वर्ड्स से एक्सीड नहीं करना चाहिए कोई भी नोटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिपोर्ट इज ऑलवेज रिटन इन। जो रिपोर्ट है वो हमेशा किस फॉर्म में लिखी जानी चाहिए। 4 ऑप्शंस है, सीक्वेंशियल मैनर, इरेगुलर मैनर, हॉरिजॉन्टल मैनर या फिर डेटा बायस्ड मैनर। सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा सीक्वेंशियल मैनर, कि एक रिपोर्ट को लिखने का क्या सीक्वेंस है। हमेशा जो उसका सीक्वेंस है उसको वो फॉलो करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं मैं अलग से वीडियो बनाऊं रिपोर्ट राइटिंग या फिर जितने भी हमारे कॉम्पोजिशन है उनके क्या क्या इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स है। बेसिकली जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं लेटर राइटिंग से या फिर एडवर्टाइजमेंट से। सो अगर आप चाहते हैं इनके ऊपर मैं अलग से वीडियो लाऊं प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, जिसको मैं बहुत ही शॉर्ट में डिटेल वे में क्रिस्प वे में समझाऊंगी कि रिपोर्ट राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, नोटिस राइटिंग या फिर लेटर राइटिंग के क्या क्या इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स हैं। सो बेसिकली जो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा कि रिपोर्ट राइटिंग हमेशा किस वे में लिखी रहनी चाहिए, उसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज सीक्वेंशियल मैनर। एक सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस को हमें फॉलो करना चाहिए, यही है हमारा रिपोर्ट राइटिंग का मैनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20th क्वेश्चन, रिपोर्ट राइटिंग बाय द इंडिविजुअल शुड बी रिटन इन। सो जो रिपोर्ट राइटिंग है वो किस पर्सन में लिखी होनी चाहिए, फर्स्ट पर्सन, लास्ट पर्सन, बोथ ए और बी या फिर नन। सो जो रिपोर्ट राइटिंग है हमेशा फर्स्ट पर्सन में लिखी होनी चाहिए। सो हियर द करेक्ट आंसर विल बी दी ए ऑप्शन। सो इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ डिड यू फाइंड दिस वीडियो। मोर ओवर अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं या फिर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक and bell button so that you will always get the notifications of my every latest video. Thank you so much for watching the video. Have a good day.